क्लास 10th के विज्ञान। आज हम ज्ञान का सेट बी प्रैक्टिस पेपर है मार्च 2024 के लिए का हम अध्ययन कर रहे हैं। रेगुलर बच्चों को भी यही पेपर आना है और ओपन वालों को भी इसी प्रकार का पेपर। सेक्शंस वैसे ही हैं जैसे हमने सेट ए में पढ़ी थी। और यहाँ पर सेक्शन ए, इसमें फिजिक्स के क्वेश्चन आएंगे, भौतिक विज्ञान के। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, के क्षेत्र की दिशा क्या होगी? दक्षिण की ओर, अधोमुखी या त्रिमुखी? A positive charge particle projected towards west is deflected towards north by a magnetic field. The direction of magnetic field is। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी जब इस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल वेस्ट की तरफ जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा? ये हमेशा अपवर्ड होगी, त्रिमुखी होगी, ये त्रिमुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? बहुत कम हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, या निरंतर परिवर्तित हो जाता है? एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग द करंट इन सर्किट रिड्यूस, डज नॉट चेंज, इंक्रीज हैवीली और वेरीज कंटिन्यूसली। हमेशा क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है, इंक्रीज हैवीली, बहुत तेजी से बढ़ जाता है, तभी जो है वो शॉर्ट सर्किट होता है उसका। अगला प्रश्न है, चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं करती। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए मैग्नेटिक नेवर ईच अदर, क्या नहीं करती? प्रतिच्छेद नहीं करती, कभी काटती नहीं एक दूसरे, प्रतिच्छेद नहीं करती, कभी एक दूसरे को ये क्रॉस नहीं करेंगी, यानी कि इंटरसेक्ट नहीं करती है। पदार्थ का नाम बताओ जिसका अपवर्तनांक उच्चतम है। नेम द सब्सटेंस व्हिच हैज द हाईएस्ट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। डायमंड, यानी कि हीरा। क्या है? हीरे का जो अपवर्तनांक है वो सबसे अधिक होता है, 2.4 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर असर्शन के और रीजनिंग के क्वेश्चन है। अभिकथन और तर्क के। मीटर को सदैव उन से पार्श्व क्रम संयोजन करते हैं जिनके बीच विभवांतर मापना होता है। बिल्कुल ठीक है, वोल्ट मीटर को हमेशा पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है और अमीटर को जो है वो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, विभवांतर का माप अमीटर से करते हैं, ये बात गलत होगी। विभवांतर का माप काहे से करते हैं हम? वोल्ट मीटर से। ठीक है, अगर एक गलत हो एक सही हो तो पहले दो ऑप्शन आएंगे नहीं, आपको ध्यान आएगा। अब इन्होंने क्या बोला? ए सत्य है, हमारे पास ए सत्य है परंतु आर जो है वो असत्य है ना? तो ऑप्शन सी आ जाएगा। वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, वोल्टमीटर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ये बात ठीक है। बट पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय अमीटर, ये गलत होगी। पोटेंशियल डिफरेंस हम वोल्टमीटर से मेजर करते हैं, तो ऑप्शन क्या चूज करेंगे हम यहाँ पर? सी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्याख्या कीजिए ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? वाई प्लैनेट्स डू। अब ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? सारे टिमटिमाते हैं, ग्रह नहीं टिमटिमाते। ग्रह हैं वो पृथ्वी के बहुत अधिक नजदीक हैं, अधिक नजदीक होने के कारण का प्रकाश जो है वो इन माध्यमों से गुजरते हुए भी नहीं होता, है ना? इस कारण जो है हमें परावर्तित, सॉरी, इतनी परावर्तित नहीं होता, जिस कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते। ठीक है, अगले में देखिए, किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कहाँ है? 80 सेंटीमीटर की दूरी। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति और क्षमता क्या होगी? द फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ आईज। व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द प्रॉब्लम? ये न्यूमेरिकल टाइप में है, इसको हम कर लेते हैं। हमें एफ दिया हुआ है यहाँ पर, उन्होंने बोला है दूर है वो 80 सेंटीमीटर है। कितना है? 80 सेंटीमीटर। यहाँ पर एफ हम ले लेंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, निकट दृष्टि दोष के लिए हम क्या करते हैं? अवतल लेंसों का प्रयोग। ये क्या हो जाएगा? माइनस में आ जाएगा, -80 सेंटीमीटर उसका फार पॉइंट है। ठीक है ना? और अब इसको हम अगर पावर निकालनी है तो पावर कैसे निकालते हैं? 1/f करके। ये 1/ -8.0, सॉरी 80। और इसको अगर हम सेंटीमीटर या मीटर में कन्वर्ट करना है तो ऊपर हम 100 लगाएंगे।
है ना। 100 लगाने के लिए भी इसको कट कर लेते हैं, देखिए। और से कट किया यहाँ 4 आ गया, और कट किया यहाँ 5 आ गया, यानी कि -5/4 कैलकुलेट करेंगे, -1.5 डायोप्टर। ठीक है, और ये माइनस आपको यहाँ से भी पता लग जाएगा, लेंस की जो प्रकृति है वो कैसी होगी। लेंस की प्रकृति यहाँ पर अवतल लेंस होगा, ये आपको ध्यान रखना है कि निकट दृष्टि दोष में हम अवतल लेंसों का प्रयोग, है ना, ध्यान रहेगा ना आपको ये। और केव लेंस आपने यहाँ लिख देना है ना। केव लेंस का यहाँ हम प्रयोग करेंगे, बाकी सब आपने भी ऐसे ही लिखना है। 1.25 डायोप्टर जो है वो इसकी आ जाएगी, पावर आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी विद्युत परिपथ की व्यवस्था आरेख खींचिए। केवल हमने क्या करना है, इसका डायग्राम बनाना है। इसमें 2 वोल्ट के 3 सेलों की बैटरी। अब 2 वोल्ट के जो 3 सेल की बैटरी होती है उसको हम कैसे शो करते हैं, 1 और ये 3। ठीक है, और उसमें क्या करना, 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम, ये 3 प्रतिरोध लगाने हैं। और एक उसमें प्लग लगाना है ना। एक क्या लगाना है, प्लग लगाना है, जिसे कुंजी बोल देते हैं। इनका हमने एक व्यवस्था आरेख बनाना है। यहाँ पर हमने ये बैटरी शो करनी है, 3 सेलों वाली बैटरी, एक बड़ा डंडा और एक छोटा डंडा। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको ये कर देता हूँ प्लग। ठीक है, और 3 प्रतिरोध, एक प्रतिरोध 5 ओम का है, दूसरा प्रतिरोध 8 ओम का है, तीसरा प्रतिरोध 12 ओम। सबको श्रेणी क्रम में लगाने को कहा था, और आपने यहाँ एरो जरूर लगानी है, करंट का फ्लो यहाँ पर है। बस इतने से काम के आपको 3 मार्क्स मिलने हैं। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। अगले में देखिए, यह दर्शाइए कि 6 ओम प्रतिरोध के 3 प्रतिरोध इस प्रकार संयोजित करें कि प्राप्त संयोजन का प्रतिरोध या 4 ओम। तो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रेजिस्टेंस, each of resistance 6 ohm, that the combination has resistance 9 ohm and प्रतिरोध कितना है हमारे पास, 6 ओम। हमारे पास देखिए, जब हमारे पास सेम 3 हो, मैं 3 तरीके आपको बता देता हूँ। एक, अब मान लो 6 6 6, इन तीनों को प्लस कर दिया, 18 आ जाएगा। ठीक है ना, सीरीज में कितना आ जाएगा, श्रेणी क्रम में 18। हमें 18 चाहिए नहीं, हमें चाहिए 9 या 4। क्या क्या चाहिए, 9 या 4। स्थितियां बनती हैं सारी की सारी, मैं आपको वो सभी बता देता हूँ। अगर ये तो हमें नहीं चाहिए, है ना, एग्जामिनर के मूड का नहीं पता, वो आपसे क्या पूछ ले। अब 1 और ये 3, अगर हम इन तीनों को इस प्रकार कनेक्ट कर दें, ये 6 6 6 प्लस कैसे होंगे, पैरेलल में क्या करते हैं हम, 1 अपॉन करके प्लस करते हैं। ठीक है, यह जगह 1 प्लस अपॉन 6, यानी कि 3/6, कट कर देंगे 1 अपॉन, यानी कि रिजल्टेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, पैरेलल में हमें 2 ओम भी नहीं चाहिए। ठीक है ना, अब हमारे पास 2 तरीके रह गए। अब एक में हम क्या करेंगे, इसको पैरेलल में, और एक को सीरीज में। जैसे एक प्रतिरोध हमने 6 ओम का यहाँ रखा, 6 ओम के यहाँ लगाए, देखो। ठीक है, अगर इनका रिजल्टेंट निकालूंगा तो मैं कैसे निकलेगा, 1/6, और ये 1/6 प्लस कर देंगे 1 + 1, क्योंकि यहाँ हर समान है, 1/3 आ जाएगा। इसका जो पैरेलल में आ गया, कितना आ गया, 3, और ये 6। अब 3 और 6, अब टोटल जो हमने प्रतिरोध निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 3 + 6 9 ओम। मतलब ये वाला जो हमारे पास व्यवस्था है, इससे हमें 9 ओम प्रतिरोध मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरी के लिए हम क्या करते हैं, प्रतिरोध हम सीरीज में लगा देते हैं, श्रेणी क्रम में लगा देते हैं, और एक प्रतिरोध हम यहाँ पार्श्व क्रम में लगा। ठीक है, अब जो रिजल्टेंट आएगा हमारे पास,
देखिए कैसे आएगा, पहले इन दो को जोड़ा, 6 जमा 6 12, और अब जब इसको पैरेलल में जोड़ेंगे 1/6, ये 1/12। अगर एलसीएम निकालेंगे 12, 6 से 12 को भाग करा 2, 1, 3/12 कट कर देंगे, क्या आ जाएगा 4। रिजल्टेंट प्रतिरोध में हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा। यहाँ पर उन्होंने यही पूछा था कि दो प्रतिरोध में उसका हमें रिजल्टेंट एक तो 9 चाहिए और एक 4 चाहिए, दो व्यवस्थाएं मैंने आपको यहाँ समझाई है। अब नेक्स्ट में देखिए, किसी विद्युत इस्त्री में अधिकतम तापन दर के लिए 840 वाट, अब 840 वाट क्या हो गया, ये पावर होगी, की दर से ऊर्जा उपयुक्त होती है तथा 360 वाट की दर से उस समय उपयुक्त होती है जब तापन की दर निम्नतम हो। यदि विद्युत स्रोत की वोल्टता 220 वोल्ट है यानी कि V, अधिकतम तापन की स्थिति में धारा और प्रतिरोध के मान परिकलित कीजिए। इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट द रेट ऑफ 840 watt when heating at a maximum rate and 360 watt when heating in minimum rate. The voltage is 220 volt. What is the current and resistance when heating is maximum? पावर कितनी दी हुई है हमें, 840 वाट, ठीक है, और P कितना है 200, और पावर का फार्मूला क्या होता है, V P इज इक्वल टू वी आई, है ना, P इज इक्वल टू पी आई। पी कितना है हमारे पास 840, P कितना है 220, आई फाइंड आउट करना है करंट, हमने करंट फाइंड आउट करेंगे 840/30, इससे इसको काट दिया, 2 से काटा 11 आया और 2 से काटा यहाँ 42 आ गया, यह जगह 42/11, ठीक है, और 42/11 में करो, 11 तिये 33, बच गए 9 90, 11 8 88, बच गए 2 20, और 11 एकम 11, फिर 9, इसमें अगर ये हमारे पास 3.81 एम्पियर के करीब यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। हमने रेजिस्टेंस देखिए कैसे निकालना है, क्या फार्मूला होता है, V इज इक्वल टू आई आर, फार्मूला क्या है वो, V इज इक्वल टू आई आर। V कितना है हमारे पास 20 वोल्ट, ठीक, आई हमारे पास कितना आ गया 42/11 ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, आर मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। आर फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 220 ना 11/42, कैलकुलेट कर लेते हैं, देखो से काटेंगे 110 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 21 आ जाएगा, और आ गया 121, ये आ गया ये 21। तो अब डिवाइड कर लेते हैं, 21 से डिवाइड करा, देखो 21 पंजा 105, लिख के कर देता हूँ, और ये बचेंगे 16 ना 160, एक की छिक्का 30, 70 पे चला जाएगा, 7 डेसिमल नहीं, 7 एकम 7, 7 दूनी 44, ये 3 13, एक डेसिमल लिया 130, 156, यानी कि 57.6 ओम का, ठीक है। तो आपने क्या ध्यान करना, हमें यहाँ पर पावर दी हुई है 840 वाट दिया हुआ है, विभवांतर दिया हुआ है, ठीक है। पावर का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू वी आई, 840 की जगह P की जगह 840 रख लिया, V की जगह 220 रख लिया, यहाँ से I करंट कैलकुलेट कर लिया, और फिर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई आर वाला फार्मूला यूज करा, यहाँ से हमने R कैलकुलेट। बहुत इजी क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, जितना आता है अगर आप फार्मूला भी खाली लिखाओगे उसके भी आपको टीचर नंबर देंगे। अब 10th क्वेश्चन देखिए, कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब, यानी कि एच दिया हुआ है आपको, यहाँ एक एक चीज देख लीजिए, 2 सेंटीमीटर, इनके नंबर मिलने हैं आपको एक एक पॉइंट लिखने के। कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस से मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। अब 10 सेंटीमीटर क्या हो गया, एफ, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, एफ यानी कि 10 सेंटीमीटर उत्तल हैगा, इसलिए प्लस लिखना। बिंब की लेंस से दूरी, बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है, मीन्स यू है वो -15 सेंटीमीटर है। हमेशा याद रखना वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में ली जाए, ठीक है। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और साइज बताइए, इसका आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। 2 सेंटीमीटर, a 2 centimeter tall object is placed perpendicularly to the principal axis of a convex lens of focal length 10 centimeter.
द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर, फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज, फाइंड मैग्निफिकेशन आल्सो। एच दिया हुआ था सेंटीमीटर, ठीक है ना, और एफ है हमारे पास प्लस 10 सेंटीमीटर, और हमें यू दिया हुआ है माइनस। फार्मूला लगा लेंगे 1/v माइनस 1/u एफ। ठीक, अब 1/v फाइंड आउट करना है, u हमारे पास -15 है, f हमारे पास 10 है, कैलकुलेट कर लो 1/v। अब इसको यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो यहाँ इसको प्लस कर लेते हैं, प्लस 1/15 इज इक्वल टू 1/10, और 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/15। अगर एलसीएम निकालोगे 30 आ जाएगा, 3 माइनस 2 1/30, यानी कि v कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, ठीक है, और क्या बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक और क्या, यहाँ रियल और इन्वर्टेड। ठीक, अब मुझे यहाँ मैग्निफिकेशन निकालनी है, आवर्धन निकालना है, इसके बराबर होता है m h डैश अपॉन h इज इक्वल टू v अपॉन, ठीक है, पहले h डैश निकाल लेते हैं, हाइट प्रतिबिंब की हाइट क्या होगी, ये 2 आ गया, v हमारे पास 30 है और u है -15, अगर इसको हम कट कर दें 2, h डैश आ जाएगा हमारे पास -4, ठीक है। अब -4 सेंटीमीटर क्या शो कर रहा, कि प्रतिबिंब उल्टा होगा, है ना। और अब हमने m निकालना, वो है हमारे पास v अपॉन -v/u। अब -v 30 आ गया और u है -15, इसको कट कर देंगे, आवर्धन हमारे पास कितना आ जाएगा, यानी कि प्रतिबिंब जो भी बनेगा उसका साइज इसमें दुगना बनेगा। अब जैसे 2 सेंटीमीटर की वस्तु थी तो प्रतिबिंब कितना बना था, 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर केमिस्ट्री का सेक्शन भी स्टार्ट हो गया। निम्नलिखित में से क्या उपचयन को रोक सकते हैं, नमी, प्रतिऑक्सीकारक या ये सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किससे रोका जा सकता है, प्रतिऑक्सीकारकों से, ठीक है ना, एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो जो है ऑक्सीडेशन को रोक सकते हैं। निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक है, क्लोरोफॉर्म, एसिटिक अम्ल, एथेनॉल या मीथेन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है एसिटिक एसिड का, ठीक है ना, किसका होता है, एसिटिक एसिड का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है इन चारों में। अगला देखिए, डैश एक प्रकार की दवा है जिसका उपयोग अपच के उपचार के लिए किया जाता है, एंटासिड, किसका उपयोग करते हैं, एंट एसिड, एंटासिड का उपयोग है अपच के उपचार के लिए किया जाता है। 14th क्वेश्चन देखिए, उस विलायक का नाम बताइए जिसमें आयनिक यौगिक अघुलनशील हैं। तो कार्बनिक यौगिक होते हैं ना, वे सब में जो है ये अघुलनशील होते हैं। नेम ए सॉल्वेंट इन विच आयनिक कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल, ये मिट्टी का तेल है, ये कैरोसिन बोलते हैं, ठीक है, पेट्रोल है, कोई भी और तेल होंगे जो से सरसों का तेल है, उसमें आयनिक यौगिक ये नहीं घुलते, ठीक है। अगला देखिए, असर्शन वाला क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल नीले रंग के होते हैं। अब कॉपर सल्फेट जो क्रिस्टल हैं वो नीले रंग के होते हैं, और कॉपर सल्फेट क्रिस्टलों में क्रिस्टलन का जल होता है। अब क्रिस्टलन का जल तो होता ही है, ठीक है ना, जब क्रिस्टलन का जल होगा तब वो हमें नीले नजर आएंगे, में वो नीले नजर नहीं आते। ऑप्शन इनका ए वाला गलत है, तो हमारे पास हमें जब ऑप्शन चूज करने पड़ेंगे तो क्या होगा, डी आ जाएगा हमारे पास, ए असत्य है परंतु आर जो है वो सत्य है, ठीक है ना। ड्राई कॉपर में जो है ब्लू कलर आएगा ही नहीं, ड्राई कॉपर सल्फेट में, कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल होंगे उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, वाटर के जो क्रिस्टल होंगे तभी वो ब्लू नजर आता है। तांबे के विद्युत अपघटनी परिष्करण का नामांकित आरेख बनाओ। अब तांबे केवल आरेख बनाना है, इसमें हमने एक बीकर लेना है और बीकर में यहाँ पर कॉपर सल्फेट का
सोल्यूशन डालना, केवल हमने चित्र बनाना है, चित्र नंबर के 3 नंबर मिलने, चित्र बनाने के 3 नंबर मिलने हैं। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डालना है और इसमें एक दो छड़ें लगानी, जिन्हें हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं, एक कैथोड और एक एनोड। ठीक है, ये एनोड और ये कैथोड। इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, और ये एनोड, यानी कि प्लस वाली है और ये माइनस वाली है, ये ऋणात्मक है वो धनात्मक है। इसमें इसके ऊपर एक कुंजी और बैटरी को संयोजित। ठीक है, क्या बताया मैंने आपको, एक कुंजी और एक बैटरी को संयोजित करना है। आपने ध्यान रखना, ऋणात्मक की तरफ छोटी लाइन होनी चाहिए और धनात्मक की तरफ बड़ी लाइन होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनों का फ्लो है वो इस दिशा में होगा, ऋणात्मक की इसके अंदर ये अशुद्ध छड़ होगी तो हमने शुद्ध करना है, और ये धातु की छड़ है, तांबे की छड़, कॉपर की। जब इसमें से करंट पास होगा तो डिकम्पोज होके इस तरफ जो है वो जमा होनी शुरू हो जाएगी, शुद्ध धातु उस तरफ चली जाएगी और जो वेस्ट मटेरियल है यहाँ पर अपंक के रूप में एकत्रित हो जाता है। क्या बोलते हैं हम, अपंक, इम्प्योरिटीज जो है ना, यहाँ नीचे की तरफ यहाँ एकत्रित हो जाए। ये 2 नंबर का काम है, इसमें नंबर लेना बहुत आसान रहेगा, केवल चित्र बनाना है आप। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस आएगी। कोई भी धातु किसी भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी। गैस उत्पन्न होती है हाइड्रोजन गैस। ये 1 नंबर का काम है, खाली हाइड्रोजन लिखना आपका। Which gas is produced when dilute hydrochloric acid is added to a reactive metal? Write the chemical reaction when iron reacts with dilute sulfuric acid. अब आयरन की अभिक्रिया लिखनी है, Fe आयरन होता है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 gives us FeSO4 प्लस H2। 1 नंबर इसका होगा, 1 नंबर उसका, 2 नंबर आपको यहाँ मिल जाए। एक मिश्र धातु का नाम बताइए, स्टेनलेस स्टील लिख लो। ठीक है ना, मिश्र धातु क्या लिख सकते हैं आप यहाँ, स्टेनलेस स्टील, यानी कि स्टेनलेस स्टील। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा, इसके घटक बता दो। अब स्टेनलेस स्टील में क्या क्या होता है, हाँ, निकल और क्रोमियम। कौन सा बताया मैंने, आयरन, ठीक है, निकल, और यहाँ लिख देता हूँ, ये 3 इसके अंदर मिलती हैं, तब जाके स्टेनलेस स्टील बनता है। ठीक है ना, और इसका उपयोग क्या है, ये जंग रोधक होता है, इसमें जंग नहीं लगता। जो ऑपरेशन वगैरह के औजार होते हैं वो स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। है ना, अगला देखिए, अपघटन अभिक्रिया के 3 उदाहरण बताने हैं। अपघटन अभिक्रिया के 3 उदाहरण, राइट 3 एग्जांपल्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बहुत इजी रहेगा, देखिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं, एक तो कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3। जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो Ca वो अलग हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है। ठीक है, एक दूसरा हम ले लेते हैं सिल्वर क्लोराइड का, AgCl। ठीक है, AgCl2 में क्या होता है, AgCl2, ये Ag और Cl2 ये अलग अलग हो जाएंगे, सिल्वर क्लोराइड में देख लिए, बैलेंस कर लेते हैं। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पर और कोई सी ले लो, इसमें फेरस सल्फेट की ले लेते हैं, फेरस सल्फेट ले लेते हैं, FeSO4। FeSO4 जब इसको हम गर्म करेंगे हीट करने पर, Fe2O3 अलग हो जाएगा, SO2 अलग हो जाएगा और SO3 अलग हो जाएगा। ठीक है? ये 3 अभिक्रियाएं हमारी अपघटन अभिक्रियाएं। आप इसके अलावा भी और कोई लिख सकते हैं अगर आपको याद हो, आपने बुक में से कोई पढ़ी हुई हो। अगला देखिए, बेकिंग सोडे के 3 उपयोग बताओ। 3 यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा, खाना बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है ना, बेकिंग सोडे का उपयोग काहे के लिए करते हैं, खाना पकाने के लिए। बेकरी उद्योग में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक में, बेकिंग में यानी कि जो ब्रेड वगैरह बनती है, बेकिंग सोडे का उपयोग वहां होता है। ऊपर की अम्लता को समाप्त करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अग्निशामक यंत्र होते हैं, उनमें इसका यूज किया जाता है। बहुत सारे उपयोग हैं खाने के सोडे के, आप कुछ भी लिख सकते हो।
घर में जो खाना जल्दी बनाते हैं उसमें यूज करते हैं, बेकिंग, जितना भी बेकिंग का काम है उसमें हम खाने का सोडा यूज करते हैं। जब चेस्ट में जलन हो जाए, उधर की अम्लता को समाप्त करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और का जो अमल होते, अग्निशामक यंत्र होते हैं, उनमें इनका उपयोग किया जाता है। अगला है विरंजक चूर्ण क्या है। अब विरंजक चूर्ण क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, CaOCl2। इसका उत्पादन कैसे होता है? तो चूने का पानी होता है ना, CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब इसमें क्लोरीन गैस गुजारी जाती है तो ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन जाता है और इसमें से जल अलग हो जाता है। ठीक है, ये निर्माण की अभिक्रिया होगी। एक नंबर इसका हो गया, एक नंबर आपको इसका मिल गया। इसके उत्पादन के लिए संतुलित समीकरण लिखो। अब ये समीकरण संतुलित हो, तो बस इतना सा काम आपने करना था, 2 नंबर आपको इसके मिल जाएंगे। ठीक है ना? आपने ये लिख भी देना है इसको, जैसे मैंने बोला है ना, वैसे ही लिखना है कि जब बुझा हुआ चूना, जब बुझा हुआ चूने में क्लोरीन गैस गुजारते हैं, ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और जल में परिवर्तित हो। ठीक है, अगला देखिए, समजातीय श्रेणी कीटोन के पहले 5 सदस्यों के नाम और संरचना लिखो। राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट 5 मेंबर्स ऑफ होमोजेनियस सीरीज ऑफ कीटोन। निश्चित होती है कि ये कभी भी, इसका स्ट्रक्चर होता है C डबल बॉन्ड O, ये कभी भी साइड में नहीं लगता, कभी भी ये साइड में नहीं लगेगा। इसका मतलब सबसे पहले क्या हो जाएगा? CH3CO CH3, क्या नाम हो जाएगा इसका? प्रोपेनोन। क्या नाम हो गया इसका? प्रोपेनोन। अब एक तरफ इसमें हम CH2 बढ़ाते रहेंगे, CH3CO CH2CH3, ये क्या नाम बन जाएगा? ब्यूटेनोन। CH3CH2CH2CH3, ये क्या नाम, ये ब्यूटेनोन हो गया, ब्यूटेनोन। ये पेंटे, फिर CH3CO CH3CH2CH2, फिर CH2, फिर CH3, 1 2 3 4 5 6। पेंटेनोन के नाम बाद क्या बन जाएगा? हेक्सेनोन। हेक्से, फिर CH3CO CH2CH2CH2CH2CH3, 1 2 3 4 5 6 7, फिर ये बन जाएगा हेप्टेनोन। ठीक है, पेनोन, ब्यूटेनोन, पेंटेनोन, हेक्सेनोन और हेप्टेनोन। देखो, अब जीव विज्ञान देखिए, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है? विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज मेन थिंकिंग पार्ट? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क या अनुमस्तिष्क? सबसे ज्यादा सोचने वाला भाग होता है वो फोर ब्रेन, यानी कि अग्र मस्तिष्क में सोचने की क्षमता होती है। मादा मानव मानव मादाओं में कौन सा गुणसूत्र नहीं होता? एक्स वाई या ये दोनों? विच क्रोमोसोम इज नॉट फाउंड इन ह्यूमन फीमेल्स? वाई क्रोमोसोम नहीं होता, में एक्स वाई होता है और महिलाओं में एक्स एक्स होता है। ये भी आपसे पूछ सकते हैं, ये ध्यान रखना है। महिलाएं समयुग्मी होती हैं, पुरुष समयुग्मी होते हैं। हार्मोन डैश ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं। बोथ हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा जो है ये स्रावित होते हैं। अनुवर्तन क्या है? व्हाट इज जियोट्रोपिज्म? अनुवर्तन होता है पौधे की जड़ों का मिट्टी की दिशा में गति करना और प्रोह का ऊपर की ओर गति करना। यह गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की अनुक्रिया में होता है, इसे गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। अगला देखिए, उत्सर्जन भोजन के टूटने की प्रक्रिया है। अब उत्सर्जन, भोजन के उत्सर्जन तो शरीर से वेस्ट मटेरियल है बाहर निकालने की होते हैं, भोजन टूटने की प्रक्रिया नहीं है। ये हमारा असर्शन जो है वो गलत है, ये हमारा असत्य है, तो हमें आगे चलने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन डी हमें यहाँ टिक करना है। ठीक है ना? एक्सट्रैक्शन इज प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ फूड, ये गलत है, तो हमारे पास यहाँ डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक हो गया? हमारे द्वारा उत्पादित अजैविक अजैव निम्नीकरण कचरे में कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं? अजैव निम्नीकरणीय समस्या कचरा होता है जिनका निम्नीकरण नहीं हो सकता, इससे नालियां अवरुद्ध हो जाती हैं। ठीक है, नालियां अवरुद्ध हो जाती हैं। वायु प्रदूषण होता है इनसे। ठीक है, इनसे मृदा प्रदूषण होता है। ठीक है, और ये जो अजैव निम्नीकरणीय कचरा होता है जैसे प्लास्टिक वगैरह है, अगर इसे कोई जानवर खा जाए तो वो मर जाते हैं।
मानव शरीर में जैव आवर्धन होता है। जैव आवर्धन हमने पिछले प्रश्न पत्र में बताया था, जो रासायनिक, तो हमारी खाद्य श्रृंखला में रसायनों का शामिल होना है ना, वो सब जो है इससे उत्पन्न समस्याएं हो सकती। बड़ा इजी क्वेश्चन है, 2 नंबर का, आप जैसे मर्जी इसको लिख सकते हैं। ओजोन परत की क्षति को सीमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए? अब ओजोन परत की क्षति को कम करने के लिए एक तो जो सीएफसी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, के उत्पादन में कमी की गई, ठीक है। और जो सीएफसी वाले जो वो थे, रेफ्रिजरेटर थे जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज करते थे, उसका उत्पादन बंद किया गया, ठीक है। और उस एरोसोल पेंट वगैरह है, उनका यूज बंद किया गया परत की क्षति को बचाने के लिए। और वैसे ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाले कारक और क्या होते हैं? जो अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले वायुयान होते हैं, वो भी ओजोन परत को क्षतिग्रस्त करते हैं। अगला देखिए, बीज अंकुरण का नामांकित चित्र बनाइए। ये चित्र प्लेसेंटा की संरचना स्पष्ट करो। यह एक तस्तरीनुमा संरचना है जो गर्भाशय की भित्ति में धसी होती है। इसमें भ्रूण की ओर उत्तक में प्रवर्ध होते हैं। मां के उत्तकों में रक्तस्थान होते हैं जो प्रवर्ध को आच्छादित करते हैं। यह मां से भ्रूण को पदार्थ के स्थानांतरण हेतु एक वृहद क्षेत्र प्रदान करते हैं। इसी के द्वारा जो है माँ का शरीर, बच्चे का शरीर माँ से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं नस्त शिशु के शरीर से माँ के शरीर द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। ऑक्सीजन की आपूर्ति, भोजन की आपूर्ति इस प्लेसेंटा द्वारा ही माँ के शरीर से बच्चे में, ठीक है, जिसको हम आम भाषा में ऑल नॉल बोल देते हैं, है ना, ये प्लेसेंटा होती है। अगला देखिए, मेंडल के प्रयोगों द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी या अप्रभावी होते? मेंडल ने क्या किया, एक तो मटर के पौधों पर अपने परीक्षण किए थे, पहले ये पता होना चाहिए आपको। ने क्या किया, लंबे और बौने पौधों का संकरण कराया। पहली पीढ़ी द्वारा कैसे पौधे मिले उसे? देखिए, सारे के सारे यहाँ पर लंबे पौधे मिले, कि एक से बड़ा टी और एक छोटा टी, इस प्रकार के उसे पौधे मिले। इन्होंने जब दोबारा इनका संकरण कराया तब क्या हुआ, एक बड़ा टी, यहाँ से बड़ा टी आया, दोनों बड़े पौधे हो गए। यहाँ से बड़ा टी, यहाँ से छोटा टी, ये भी लंबापन हो गया। यहाँ से बड़ा छोटा टी और यहाँ से बड़ा टी, तब ये लंबापन हो गया। अब इसमें से छोटा और दूसरे में से भी छोटा, तब क्या हो जाएगा, ये बौनापन आ गया। यानी कि एक चौथाई जो पौधे थे वो बौने हो गए। यानी कि 4 पौधों में से 3 लंबे हुए और एक जो है वो बौना पौधा हुआ। मेंडल ने क्या करा, जब इसको पता लगा कि F1 पीढ़ी के जब पौधों का इन्होंने संकरण कराया, दो लक्षणों में से एक लक्षण जो है, अब 2 लक्षण थे, एक बड़ा एक छोटा, ठीक है, लंबापन और बौनापन, एक लक्षण ही आगे ट्रांसफर होता है, ठीक है ना, मिक्स नहीं होते ये। इसलिए हमें क्या पता लगता है कि जो लक्षण है, जो विषम युग्मी परिस्थितियों में स्वयं को प्रकट करने वाले लक्षण है, वो प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। और जो विषम युग्मी परिस्थितियों में स्वयं को प्रकट ना करने वाले लक्षण होते हैं, वो अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, पौधे में प्रकाश संश्लेषण की व्याख्या कीजिए। अब पौधे में प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार होता है? आपको वैसे भी पता होगा कि जो पौधे हैं वो सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। हम प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया लिखते, वायुमंडल से पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और मृदा से जल, क्लोरोफिल उनमें होता है, ठीक है, और सूर्य का प्रकाश वो प्राप्त करते हैं। इस सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ये ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, C6H12O6, और ऑक्सीजन वायुमंडल में छोड़ते हैं, जल वाष्पित कर देते हैं पौधे, ठीक है। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने के लिए ये 6 कार्बन और 12 जल के अणु होंगे, 6C6H12, और ये भी हमारे पास 6 और ये भी हमारे पास 6 आ जाएगा। ये हमारे पास प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया आ गई, ठीक है। इसमें काहे का निर्माण होता है? ग्लूकोज का। अब इस प्रक्रम में होता क्या क्या है, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश है उसको अवशोषित कर ली जाती है। देखो मैं लिख देता हूँ, के प्रकाश को कर लेता है, के प्रकाश को
अवशोषित। ठीक है, उसके बाद क्या होती है, जो प्रकाश ऊर्जा होती है रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित हो। प्रकाश ऊर्जा क्लोरोफिल ने एकत्रित की, प्रकाश ऊर्जा काहे में कन्वर्ट होगी, है रासायनिक ऊर्जा। आपको इतने काम के ही नंबर मिलने। ठीक, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होगी, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित। और जो पानी के अणु होते हैं, अगले स्टेप में लिखता हूं, जल के अणु हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, जल के अणु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभक्त हो जाते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जल के अणु अपघटित हो जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड ही पौधों ने ली है, डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट्स में, कार्बोहाइड्रेट्स में अपचयन हो जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट्स में अपचयन। अब देखिए, ये जो चरण है, ये जरूरी नहीं है एकदम हो जाए या एक के बाद एक हो। ठीक है, एक के बाद दूसरा हो, ये आपस में आगे पीछे भी हो सकते हैं, ये ध्यान रखना है। ये मैंने स्टेप लिखे हैं ना, 4 स्टेप मैंने लिखे हैं, ये 4 स्टेप आगे पीछे भी हो सकते हैं, इस बात का आपने ध्यान रखना है। इस प्रकार आपके एक एक पॉइंट के आपको नंबर मिलने दें। 1 नंबर आपको इस अभिक्रिया लिखने का मिल जाएगा, 3 नंबर आपको इसके मिल जाएंगे, और 1 नंबर आपको जो है पर प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, विभिन्न पदों द्वारा ग्लूकोज के विखंडन की व्याख्या कीजिए। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, हमने बताना है कि किस प्रकार ग्लूकोज हमारे शरीर में ब्रेक डाउन होता है। देखिए, हम क्या करके C6H12 यानी कि 6 कार्बन के अणुओं वाला एक यौगिक होता है, ये कोशिका द्रव्य में का द्रव्य में इसका कन्वर्शन होता है, काहे में बदल जाता है कोशिका द्रव्य में जाके, ये पाइरुवेट, पाइरुवेट में। ठीक है, काहे में कन्वर्ट हो जाता है, पाइरुवेट में। पाइरुवेट जो है वो अणुओं वाला कार्बन कंपाउंड है ये। ठीक, अब उसके बाद क्या होता है, पाइरुवेट में जाने के बाद पाइरुवेट का क्या बनता है, अब इसमें 3 प्रकार से इसका अपघटन होता है। एक प्रकार के अपघटन में तो पर्याप्त मात्रा में होती है, और एक प्रकार के श्वसन है में अनुपस्थित होती है, अनुपस्थिति है, और यहाँ O कम मात्रा में होती है। ठीक, जब O2 हमारे पास ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में हो, ऑक्सीजन की उपस्थिति हो, ऐसा माइट्रोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है ये, माइट्रोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, और ये माइट्रोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, इसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, जल में और काहे में कन्वर्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में। ठीक, और जब की उपस्थिति कम होगी, O की मात्रा कम होगी, ऐसा होता है हमारी पेशियों में। इसी कारण हमारी पेशियों में क्रैंक्स भी आ जाते हैं, हमारी पेशियों में कम में होते, जब हम ऑक्सीजन की कमी होती है। काहे का निर्माण होता है यहाँ, लैक्टिक अम्ल का। अब टांगों में जो दर्द होती है, लैक्टिक अम्ल के कारण होती है, लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा। ठीक है, लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा यहाँ निर्माण। और ये तीसरी स्थिति जब ऑक्सीजन नहीं होगी, ऐसा कहाँ होता है, ईस्ट में। कहाँ होता है ये, ईस्ट में होता है। और बनता क्या है इससे, इथेनॉल, शराब बनाने की जो प्रक्रिया है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड, शराब बनाने की प्रक्रिया और कार्बन डाइऑक्साइड साथ में। इस सारी, अब जो मैंने आपको ये फ्लो डायग्राम बनाया, इसके अकॉर्डिंग आपने इसके पॉइंट अलग अलग लिखने हैं। ठीक है ना,
पहले चरण में क्या बताया मैंने कि जो ग्लूकोज होती है उस 3 अणुओं वाले पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाती है। क्या बताई मैंने आपको? 3 अणुओं वाले पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाती है, अपघटित हो जाती है। ये लिखना है आपने, उसको आपको नंबर मिलना है। और ये एक प्रक्रम कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में। कहाँ होता है ये? कोशिका द्रव्य में। अब दूसरा क्या है? जब हमारे पास ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा होती है। एक बताई मैंने ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति वाला ले लें, जो किण्वन की प्रक्रिया होती है, उसके दौरान क्या होता है, जो पायरुवेट है की अनुपस्थिति में इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। काय में कन्वर्ट हो जाता है? इथेनॉल में। और वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड भी मुक्त होती है, साथ में वहां पे ऊर्जा मिलती है। इस श्वसन को हम अवायवीय श्वसन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अवायवीय। ठीक है। फिर आता है पायरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके, जब ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में हो, इसे हम बोलते हैं वायवीय श्वसन। तो श्वसन वायु की उपस्थिति में वो वायवीय श्वसन होता है। ये कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है ये? माइटोकॉन्ड्रिया में। और यहाँ पर क्या होगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। मानव शरीर में जो है माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका होती है, में इसी प्रक्रम द्वारा ऊर्जा बनती है। ठीक है। और तीसरी स्थिति है जब ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त ना हो, जितनी हमें ऑक्सीजन की जरूरत है उतनी पर्याप्त ना हो, तब O2 की कम मात्रा में क्या होता है? ये हमारी पेशियों में। जब हमारी पेशियों में ऑक्सीजन की कमी होती है तो पायरुवेट के विखंडन से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है और हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है। ये सारे आपने पॉइंट्स ऐसे लिखने, आपको इसी के हिसाब से इनमें नंबर मिलेंगे। ये हमारे पास यहाँ प्रश्न पत्र कंप्लीट हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन था ये। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।